हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पर्यावरण के पारिस्थितिकी पर चर्चा कर रहे थे। ये जो है आपको बीपीएससी में बीपीएससी 17th बीपीएससी जो आने वाली है, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 है। इन सब एग्जाम में पर्यावरण से अब अच्छे खासे सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। इनके अलावा अन्य भी एग्जामों में भी, दरोगा के एग्जाम में, बिहार में जो दरोगा के एग्जाम होते हैं या बिहार एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं, इन सब में इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक हो गए हैं और आज पर्यावरण पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता हो गई है। यहाँ तक कि अब जब आप पीजी करने जाइएगा तो आपको एक सब्जेक्ट के रूप में जो है पर्यावरण को चूज करना पड़ता है। और जो है हायर स्टडीज में भले ही आप साइंस से ही क्यों न पढ़ रहे हैं या आर्ट से ही क्यों न पढ़ रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को अब अध्ययन के हर क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। क्योंकि अब जो है पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाना ये बहुत जरूरी है। लोग पर्यावरण के बारे में जाने, क्योंकि आज तक पृथ्वी पर 5 बार जो है मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं पृथ्वी के। कहने का मतलब पृथ्वी 5 बार पूर्णतः जीवों को जो है समूल नष्ट हो चुका था, जिसमें आप एक बार तो जरूर एक बार के बारे में पढ़े होंगे, जो उल्कापिंड गिरा था और डायनासोर का जो अंत हुआ था। इस बार इस तरह से 5 बार पृथ्वी से सजीवों का पूर्णतः नष्ट हुआ है और हम लोग छठे मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जिस हिसाब से पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, उस हिसाब से पर्यावरण की जो क्षति के हिसाब से जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहे हैं, उसका असर हमें दिख भी रहा है। किस तरह से गर्मी के जगह जो है कितने प्रचंड गर्मी इस बार झेलने को मिले थे और बरसात की संख्या में कमी होती जा रही है। तो इस तरह से देखें तो पर्यावरण हमें बचाना बहुत जरूरी है। हम हर क्षेत्र को, खास करके पर्यावरण में मेन व्यवधान तो मानव ही डालते हैं। चूंकि हम सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो पर्यावरण को जागरूकता फैलाने के लिए हर तरह से सरकार प्रयास कर रही है। तो एक सही मानव होने के नाते, एक कर्तव्यनिष्ठ मानव होने के नाते हमें जो पर्यावरण के बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम में सफल होना तो जरूरी है ही, बाद बाकी हमें अपने नैतिक कर्तव्य के नाते भी इनके बारे में जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। कल जो पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पारिस्थितिकी के संरचना पर चर्चा किए। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि पर्यावरण में, पारिस्थितिकी में हम लोग अध्ययन किस किस चीजों का करते हैं। जैसे एक जीव से अध्ययन शुरुआत करते हैं, जिसे हम लोग बेस्टी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम ये शब्द कहना भूल गए थे, जब हम लोग एक जीव का अध्ययन बताए थे, जहां इंडिविजुअल की जो बात बोले थे, इनको हम लोग बेस्टी कहते हैं। बेस्टी, इंडिविजुअल। और जब इनसे ऊपर के अध्ययन को हम लोग करते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं समष्टि। एक जीव के अध्ययन के बाद हम उनके पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं। जीवों के पॉपुलेशन को हम लोग समष्टि कहते हैं। फिर इससे आगे हम लोग देखे थे, समष्टि के आगे से हम लोग समुदाय का अध्ययन करते हैं। समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र, फिर बायोम और इस तरह से जैव मंडल। पारिस्थितिक तंत्र, फिर बायोम और जैव मंडल। तो अभी हम लोग एक जीव के बारे में अध्ययन समाप्त कर चुके हैं, बेस्टी के बारे में अध्ययन हम लोग समाप्त कर चुके हैं। फिर हम लोग समष्टि को भी देख लिए, फिर इससे आगे बढ़े तो हम लोग समुदाय को देखे। हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र पर अभी हैं और इनकी चर्चा अभी जारी है। तो इनको हम लोग निपटा चुके हैं, समष्टि को हम लोग निपटा चुके हैं, एक जीव को निपटा चुके हैं। ये अभी हम लोग जारी है पारिस्थितिकी तंत्र पर, तो इनकी अध्ययन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले हम लोग इनकी संरचना के बारे में देखे। संरचना के बाद हम लोग इसके बाद जो है संरचना में ही हम लोग अटके हुए हैं अभी। तो संरचना का अध्ययन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो संरचना में हम लोग सबसे पहले अध्ययन किए उत्पादन का। उत्पादक, जो उत्पादक है। फिर हम लोग ऊर्जा के स्थानांतरण पर, जिसे हम लोग ऊर्जा प्रवाह कहते हैं, इस पर एक छोटी सी चर्चा किए थे। आज हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमको लास्ट में पहुंचना है निम्नीकरण या अपघटन पर। निम्नीकरण या अपघटन, इन्हें हम लोगों ने ऊर्जा उत्पादक को हम लोगों ने इनपुट कहा था, मतलब निवेश कहा था। ये पर्यावरण का निवेश है उत्पादक, और ये निर्गम है, आउटपुट है निम्नीकरण या अपघटन।
ठीक है। तो इस तरह से, और बीच का जो चरण है ऊर्जा प्रवाह। उत्पादक में एक टर्म, एक जो एनसीईआरटी में जो डाटा दिया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये डाटा है कि उत्पादक के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके हैं। उत्पादक जो है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता कहाँ है? तो चूंकि हम लोग दो ही प्रकार के परितंत्र पढ़े हैं, एक स्थलीय और एक जलीय। परितंत्र में हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो पर्यावास होता है। तो पर्यावास या परितंत्र कहे या पारिस्थितिकी तंत्र कहे, ये दो प्रकार के होते हैं। परितंत्र दो प्रकार के, एक स्थलीय और एक जलीय। स्थलीय में हम लोग देखे थे कि स्थलीय में सबसे पहले हम लोग वन होता है, घास के मैदान होते हैं, इसके बाद मरुस्थल भी एक परितंत्र है, ठीक है। इस तरह से बर्फीला मरुस्थल भी होता है। तो कई प्रकार के परितंत्र स्थल में हम लोग देखते हैं। जलीय में हम लोग जलीय परितंत्र की बात करें तो सबसे बड़ा तो समुद्र है, महासागर। महासागर से नीचे देखें तो झील, झरना, तालाब। तालाब के बाद जो अगर देखा जाए तो दलदली क्षेत्र, ये भी जो है। इसके बाद कुछ मानव निर्मित जलीय परितंत्र भी है, जैसे हम लोग जो धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती ये जो है मानव निर्मित परितंत्र है। तो खेत जो है, शस्य भूमि, उसे हम लोग परितंत्र में, ये मानव निर्मित परितंत्र में इसको गिना जाता है। तो इन सब में दो प्रकार के जो परितंत्र है, स्थलीय और जलीय, तो इसमें उत्पादन सबसे ज्यादा किस में होता है? उत्पादन कहने का मतलब जैव भार का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जिस पर पूरा पर्यावरण टिका हुआ है। यही पूरे पर्यावरण का आधार है उत्पादक, और इन्हीं पर पूरा पर्यावरण टिका हुआ है। इनको खा करके शाकाहारी जीव जीवित रहते हैं, और उस शाकाहारी को खा करके मांसाहारी जीवित रहते हैं, और मांसाहारी से भी अपर मांसाहारी होता है, बड़े मांसभक्षी, वो उनको खाकर जीवित रहते हैं। आहार के बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता है। अगर उत्पादन ही ना हो तो अगला चरण फिर ऊर्जा, मतलब अगले चरण अपना पोषण कैसे करेगा, उससे अगला चरण अपना पोषण कैसे करेगा? तो उत्पादक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग देखें कि उत्पादक में पेड़ पौधे, कुछ नील हरित शैवाल, ये जो है उत्पादक है। कुछ जीवाणु जो है ये भी सक्षम है। और उत्पादन दो तरीके से होता है, एक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से और एक रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से। तो दो प्रकार के हम लोग इस सब पर चर्चा कर चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ पर एक बात जो छूट गया था कि चूंकि पूरे पृथ्वी का स्थलीय परितंत्र की अगर आप बात कीजिएगा तो पूरे पृथ्वी का सिर्फ 29% भाग स्थलीय परितंत्र है, जबकि जलीय परितंत्र की बात कीजिएगा तो ये 70% क्षेत्र पर है। पूरे जलीय परितंत्र 70% क्षेत्र पर है। लेकिन कहा जाता है कि पूरे परितंत्र में 170 बिलियन टन जैव भार का उत्पादन होता है प्रति वर्ष। 170 बिलियन टन, सबसे ज्यादा जैव भार का उत्पादन होता है। 170 बिलियन टन जैव भार का उत्पादन प्रति वर्ष होता है पूरे पृथ्वी पर। इन 170 बिलियन टन में मात्र इनकी क्षेत्रफल 71% होने के बावजूद, 71% होने के बावजूद भी इनके द्वारा जो जैव भार उत्पादित होता है, उनकी जो मात्रा है वो मात्र 55 बिलियन टन है। 55 बिलियन टन। और शेष 115 बिलियन टन स्थलीय परितंत्र में जो है, ये स्थलीय परितंत्र में उपजता है, उत्पादित होता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि स्थलीय परितंत्र में ज्यादा जैव भार उत्पादन होता है या जलीय परितंत्र में? हम यहाँ पर फंस सकते हैं, क्योंकि जलीय परितंत्र पूरी पृथ्वी का 71% भाग है। 71% भाग होने के बावजूद मात्र 55 बिलियन, ये आंकड़े आपको नहीं याद रखने हैं, बस ये आंकड़े हम तो आपको समझने के लिए दिए हैं कि यहाँ पर मात्र 55 बिलियन टन का उत्पादन होता है, जबकि यहाँ पर 115 बिलियन टन का, और टोटल 170 बिलियन टन का उत्पादन होता है। तो ज्यादा उत्पादन जैव भार का स्थलीय परितंत्र में होता है, दोगुने से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किन में ज्यादा उत्पादन होता है। तो अब इनको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्पादन अब खत्म हो चुका है, हम लोग आते हैं ऊर्जा प्रवाह पर। ऊर्जा प्रवाह में हम लोग सबसे पहले शुरुआत किए थे ऊर्जा प्रवाह में कि
सबसे निचले स्तर पर होता है स्वपोषी, जो उत्पादन करते हैं। स्वपोषी के अगले चरण पर होते हैं जो शाकाहारी। इसके अगले चरण पर होते हैं छोटे मांसाहारी। जैसे जो कीटों को खाते हैं, छोटे छोटे मांसाहारी हो गए। और इनसे बड़े स्तर पर होते हैं, ऊंचे स्तर पर बड़े मांसाहारी। अब देखिए, तो इन्हें स्वपोषी को हम लोग कहते हैं उत्पादक। जो शाकाहारी है उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये उपभोक्ता के सबसे पहले चरण पर है, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर छोटे मांसाहारी को हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और बड़े मांसाहारी को हम लोग तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और इस तरह से एक पिरामिड बनता है। ये संख्या के हिसाब से भी देखें तो उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता की, फिर द्वितीयक की, फिर तृतीयक की। अगर हम बात करें जैसे घास के मैदान में, तो घास खाने वाले जो जंतु है हिरन, हिरन की संख्या, घास की संख्या सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद हिरन की संख्या होगी। अगर हिरन की संख्या वहां पर 1000 के आसपास है मान लेते हैं, तो वहां पर बाघ या शेर की संख्या 2 से 3 होगी, क्योंकि चूंकि ये अपने आप को बैलेंस रखने के लिए संसाधन की, जो संसाधन के बारे में जो प्रतिस्पर्धा है उसके हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कम हो, इसके लिए 2 से 3 बाघ या शेर वहां पर होंगे, तब जाकर के वो जो है परितंत्र बैलेंस रह पाएगा और उनका विकास बहुत मतलब स्थिर रहेगा विकास, और वो फलता फूलता रहेगा। तो उत्पादक उपभोक्ता द्वितीयक संख्या के हिसाब से ये घटते जाता है। ऊर्जा स्थानांतरण हम लोग देखें कि यहाँ से जो होगा, यहाँ से 10% इसको मिलेगा, 10% इसको मिलेगा, और फिर 10% इसको मिलेगा। फिर इसको कितना ऊर्जा मिलेगा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इसको कितना ऊर्जा मिलेगा। एक और बात, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पोषी स्तर, क्योंकि सबका पोषण हो रहा है, सब भोजन कर रहे हैं, भोजन कोई अपने खुद बना रहे हैं, कोई दूसरे का भोजन चुरा कर खा रहे हैं। हम लोग जैसे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं और अपना भोजन जहां पर रखते हैं, वो अपना भोजन फल और तना में रखते हैं, ये हम जानते हैं। तो जहां पर वो भोजन रखते हैं हम उन्हीं भाग को खाते हैं। जैसे आम का पेड़ अपना फल में भोजन को रखता है, तो आम का फल हम लोग चुरा खाते हैं। सेब अपना भोजन सेब में रखता है फल में, तो हम लोग सेब खाते हैं। मतलब उनका भोजन हम खा लेते हैं, उनका बनाया हुआ भोजन हम लोग खाते हैं, तो चाहे हम कच्चे खाए या पका कर खाए, लेकिन उनके द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है, जो जैव भार का निर्माण करता है, वो हम खाते हैं। जैसे हाथी हो गया, उनके तना पत्तों को खाता है। तो हर कोई इनके पर ही डिपेंड है, लेकिन इनका पोषण ये स्वयं कर रहा है। तो पोषण स्तर पर अगर देखें तो ये स्वयं पोषण कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर। जबकि इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक पोषी स्तर, द्वितीयक पोषी स्तर। ये हो गए तृतीयक पोषी स्तर, और ये हो गए चतुर्थ पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर। इस तरह एक पोषण स्तर का निर्माण होता है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। अब अगर ऊर्जा की बात करें तो हम तो ये समझ चुके हैं कि 10% ऊर्जा का नियम कहता है कि इनका 10% इसको मिलेगा, इनका 10% इसको, और इनका 10% इसको। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये 6000 किलो कैलोरी अपना भोजन तैयार करके जैव भार का निर्माण करते हैं, अगर इतना, तो इनको खा करके, उत्पादक को खा करके प्रथम पोषी स्तर पर जो शाकाहारी है उनको मात्र 600 किलो कैलोरी मिलेगा। और
इनको जो तृतीयक पोषी स्तर पर या द्वितीयक उपभोक्ता है जो इनको खाते हैं, इनको मात्र 60 किलो कैलोरी मिलेगा, और जो तृतीयक उपभोक्ता है उनको 6 किलो कैलोरी मिलेगा। और इनको हम बताए थे 10% ऊर्जा ही बचने का क्या कारण है। जब ये इनको खाते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में वायुमंडल में बिखर जाते हैं, उष्मा के रूप में हानि होती है। फिर एक तो ये पूरा इनके भाग को खाते नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल हम बताए थे कि हम लोग पूरे पेड़ को नहीं खाते हैं, कोई भी जानवर पूरे पेड़ को नहीं खाता है, तो हम लोग ग्रहण पूरा नहीं करते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, जो हम खाते हैं वो पूरा पचता नहीं है, पूरे हमारे शरीर को ही नहीं लगता है, वेस्ट के रूप में भी बाहर निकलता है, तो ये हुआ आत्मसातकरण के कारण। और इस तरह से ऊर्जा जो है हर स्तर पर जो है ऊर्जा की हानि होते जाती है। तो ये हो गया ऊर्जा हानि होने के कारण। लेकिन अब बात करते हैं कि ऊर्जा प्राथमिक उत्पादक से, जो उत्पादक है उनको कितना मिलना शुरू होता है, और जो है वो कितने ऊर्जा यहाँ मिलते हैं जो इनसे ये भोजन बनाते हैं। तो अच्छा, एक और बात, इन्हें शाकाहारी जो है, हम लोग शाकाहारी को कहते हैं, जो शाकाहारी है उन्हें हम लोग कहते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर। अच्छा, इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट आप सुनते होंगे, मार्केट में हर्बल प्रोडक्ट मिलते हैं, अर्थात जो औषधीय गुण वाले पौधों से बनते हैं, उन्हें हम लोग हर्बल प्रोडक्ट कहते हैं। तो औषधि क्या है? हर्बल। शाकाहारी जो हर्बल खाते हैं उन्हें हम लोग हर्बीवोर कहते हैं। ठीक है, तो ये हर्बीवोर हो गया। और इन दोनों को हम लोग कहते हैं कार्निवोर। जो मांसाहारी है उन्हें हम लोग कहते हैं कार्निवोर। हर्बीवोर और कार्निवोर। और जो दोनों है, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, जो दोनों है उसे हम लोग कहते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर। हिंदी अगर देखें तो ये है सर्वाहारी, ये है शाकाहारी, और कार्निवोर हो गया मांसाहारी। इनके अलावा अगर शाकाहारी की बात किया जाए तो स्थलीय परितंत्र में तो हमें दिखते हैं, लेकिन जलीय परितंत्र में जो प्रमुख शाकाहारी है, जलीय परितंत्र में प्रमुख शाकाहारी एक ग्रुप होता है, संघ, जिसे हम लोग बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं, जो प्रजातियों का जहां पर विभाजित किया गया है संघ में, वर्ग में, कुल में, जाति में, वंश में और संघ में। तो जो संघ होता है, एक संघ होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोलस्क, जिसको हम लोग कहते हैं मोलस्क, मोलस्का संघ कहते हैं। इसको हिंदू में कहते हैं मृद कवची। इनमें कौन सब आते हैं? तो जैसे शंख हो गया, घोंघी हो गया, जिसके ऊपर एक कवच लगा होता है, और ये कवच जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शंख आप लोग हर कोई देखे होंगे जो मंदिर में बजाए जाते हैं, वो एक जीव होते हैं जो शाकाहारी थे, और ये मृद कवच, ये मतलब मोलस्क संघ के सदस्य हैं। और इस तरह से शंख, घोंघा, इस तरह के जीव जो है, सीप आता है, सितुआ आता है, ये सब जो होता है मोलस्क संघ के हैं, और ये जलीय परितंत्र में प्रमुख शाकाहारी में होते हैं, ये शाकाहारी जीव होते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, तो सबसे पहले उत्पादक को कितना ऊर्जा मिलता है, ये हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग उत्पादक से। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये स्थलीय क्षेत्र है, उत्पादक कौन सब है? तो पेड़ हो गया, हरे पौधे। एक मिनट, बहुत सारे पौधे हैं पूरे परितंत्र में। फिर घास है। हम इस बात पर चर्चा भी किए हैं कि शाक और काष्ठीय पादप, जो बड़े पेड़ होते हैं और जो शाक होते हैं, ये सबसे बड़े उत्पादक होते हैं स्थलीय परितंत्र में। और तीसरा जो प्रजाति है जो उत्पादन करते हैं
जो नील हरित शैवाल हो गए, ये सब कुछ जीवाणु बैक्टीरिया है जो उत्पादन करते हैं, तो ये भी हर जगह है जो उत्पादन कर रहे हैं, ये जैव भार का उत्पादन करते हैं, ये हर जगह फैले हैं। अब अगला है कि यहाँ पर सूर्य है जो कि पर्यावरण में या पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, और यहीं से पूरी पर्यावरण को ऊर्जा मिलती है, और यही ऊर्जा हर ऊर्जा में हम लोग रूपांतरित करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में भी रूपांतरित करते हैं, इस तरह से कई रूप में हम लोग सौर ऊर्जा को रूपांतरित करके उपयोग करते हैं, और ये पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत है। यही पूरी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर इनके 2 अरबवां हिस्सा ही सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, तो खैर उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर जो पहुंच पाया है, चलिए यहां पर मान लेते हैं कि जो पहुंचता है उसका मात्र 50% यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। जो पहुंच पाया है उसका हम बात कर रहे हैं, 50% प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। उसमें भी जो पौधा को मिलता है, यहां पर जो पौधा को जो मिलेगा वो मात्र 2 से 10% तक है जो पेड़ पौधों को मिलता है। बाद बाकी नील हरित शैवाल है, जो स्थलीय परितंत्र कितना बड़ा है, वहां पर जो है शैवाल प्रमुख होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, ये सब ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो पेड़ पौधा को मात्र 2 से 10% मिलता है। अब इन पेड़ पौधा को जो ऊर्जा मिला, मान लेते हैं कि 100 कैलोरी ऊर्जा इनको 100 किलो कैलोरी एक पौधा को मिला, उसका जैव भार बनाने में ये मात्र 1 किलो कैलोरी इनका जैव भार बनेगा, मात्र 1%। पेड़ पौधा मात्र 1% को जैव भार में बदल पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मात्र 1%, इस बात को लिख भी देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में गर्हित ऊर्जा का, जाहिर सी बात है सूर्य से गर्हित ऊर्जा का पेड़ पौधे मात्र 1% को जैव भार में बदल पाते हैं, जैव भार में बदल पाते हैं। अब इस 1% से ही पूरा, सोच लीजिए कि इसी 1% से पूरा पर्यावरण जो है टिका हुआ है, इसी 1% पर। इसने जो ऊर्जा, इससे जो इसका जैव भार बना, उससे ही फिर अगला ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, ठीक। अच्छा, पेड़ पौधा को जो मिला उसके बाद 10% मिलेगा जो पेड़ पौधा को खा रहा है। फिर कहने का मतलब 1% मिला इनको, जो 1% को ये जैव भार बना पाए प्राथमिक उपभोक्ता, इनका इस 1% का 10% मिलेगा इसको, फिर इस 10% का 10% मिलेगा इसको, और इस 10% का 10% मिलेगा इसको। हर चरण पर इतनी ऊर्जा की क्षति होते जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊर्जा का प्रवाह है जो उत्पादक से शुरू होता है और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता तक जाता है, क्या फिर तृतीयक उपभोक्ता वाला ऊर्जा उत्पादक को मिलता है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं मिलता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा? एक दिशीय। ये ऐसा नहीं है कि पुनः ये जो ऊर्जा इसको मिला पेड़ पौधा को, ये पुनः ये सूर्य को वापस कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये 2 बातें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है ऊर्जा प्रवाह में। अब अगला बात जो आता है,
ठीक है। तो ऊर्जा प्रवाह में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके आगे अगर हम बात करें ऊर्जा प्रवाह में, तो 10% ऊर्जा का नियम पर हम लोग बात कर चुके हैं। 10% ऊर्जा के नियम पर बात कर चुके हैं। तो अब ऊर्जा प्रवाह का जो चर्चा है ये अब खत्म होता है। ऊर्जा प्रवाह में इतना ही। अब हम लोग जो तीसरा चरण है इसका, निम्नीकरण या अपघटन, उस पर चर्चा करते हैं। निम्नीकरण या अपघटन, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो इनका परिभाषा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कवक और जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है। इस प्रक्रिया को हम लोग अपघटन कहते हैं। एक फिगर देख लीजिए, उसके बाद जो है ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। जो कीड़ी कुछ ज्यादा ही आज परेशान कर रहा है। ठीक है। इनको देखिए, पृथ्वी पर जितने जैविक चीज है सब में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है। ये कार्बनिक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए। और जो जैव भार है हमारे शरीर का, वो इसी रूप में हमारे शरीर में है। जो जितने हमारा जैव भार है ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में ही होते हैं। अच्छा, ये कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं। अब हर चीज का कैसे होता है कि जैसे पेड़ पौधा का ये कार्बनिक पदार्थ है, इनसे पत्ते गिरे, पत्ते को फिर जो है केचुओं के द्वारा छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। फिर ये जो है अपरद का निर्माण करते हैं और अपरद को जीवाणु कवक के द्वारा जो है तोड़ करके पुनः इसको जो है पेड़ पौधा को, जो हमारे शरीर में अभी बहुत कुछ है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, आयरन है, इसी तरह 26 प्रकार के मिनरल होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। तो 26 प्रकार के मिनरल को फिर अलग अलग, चूंकि ये 26 प्रकार एक मतलब अपने सरल रूप में नहीं है, ये किसी न किसी के साथ बंध बना करके, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बंध बना करके ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में रहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ हो गया। कई अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जो कार्बनिक जो है अलग भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर कार्बन के साथ बंध बना करके रहते हैं। तो ये तो हमारे शरीर में जब शरीर का मृत अवशेष होता है, ये शरीर मिट्टी में मिलता है, तो मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया ही अपघटन कहलाती है। हर मृत चीज को, जैविक के जीवों के मृत चीज को मिट्टी में मिलाना ही अपघटन कहलाता है, और ये अपघटन इस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो इसे अपघटन कहते हैं। मृत चीजों को, जो कार्बनिक पदार्थ है, उनको सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ना अपघटन कहलाता है, और ये होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो चूंकि पेड़ पौधा को उगने के लिए अकार्बनिक पदार्थ चाहिए, जो ये अपघटन करके अभी जो सारे मिनरल इस पत्ता में है, 26 प्रकार के मिनरल है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन हो गए,
कैल्शियम हो गए, कॉपर हो गए, मैग्नीशियम हो गए, तो ये सब जो इन पत्तों में है, इनको अलग अलग रूप में तोड़ेंगे तभी तो पेड़ पौधा को पुनः वापस मिलेगा इसको मिट्टी के द्वारा, और ये इनको जड़ से के द्वारा अवशोषण करके अपना पोषण पुनः करेंगे। ठीक है, तो अपघटन इसीलिए जरूरी है क्योंकि पेड़ पौधा मिट्टी को पुनः जो है उर्वरक मिलेंगे इससे, और पुनः वहां पर मतलब हर चीज फल फूल पाएगा, पेड़ पौधा घास फूस वहां पर पुनः वो जीवित रहेंगे और उनको ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा लेंगे और अपना मिट्टी से मिनरल लेकर के अपना जो है पोषण करेंगे और जैव भार का निर्माण करेंगे। तो ये भी प्रक्रिया चलती है कि इनका एक बार जैव भार बना मिट्टी से सब कुछ लेकर के, फिर ये मिट्टी में मिलेंगे तो पुनः यहाँ पर दूसरे पौधा जो बनेंगे, इनका जो अवशेष होगा जो मिट्टी में मिल करके अकार्बनिक पदार्थ में टूटेंगे, ये अन्य पौधा को मिट्टी के द्वारा मिलेगा और पुनः वो जैव भार का निर्माण करेंगे। तो ये एक सर्कल बन जाता है, फिर इनको जो है अलग अलग दूसरे पौधा को जो है यहाँ पर मिलते रहेगा। ठीक है, अब इनको समझते हैं कि अपघटन जो है कितने प्रक्रिया में होते हैं। तो अपघटन 5 चरण में होते हैं टोटल। अपघटन होते हैं 5 चरण में। एक मिनट, चलिए अपघटन के चरण। सबसे पहला जो चरण है वो है खंडन, इनको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो चरण है वो है निछालन, लीचिंग। तीसरा जो चरण है अपचयन, मेटाबॉलिज्म। चौथा जो चरण है ह्यूमसीकरण, ह्यूमिफिकेशन। और 5वां चरण है लास्ट चरण खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन। चलिए इनको बारी बारी सब समझते हैं। इनसे पहले एक और चीज के बारे में जानना जरूरी है, वो है अपरद को पिछले पर ही समझ लेते हैं। ये है अपरद, सॉरी अपरद, इनको कहते हैं डेट्राइट्स। क्या है अपरद? तो पेड़ पौधों के मृत अवशेष पेड़ पौधे के मृत अवशेष जैसे पत्ते, फूल, तना आदि, तथा जंतुओं के मृत अवशेष, जंतुओं के मृत अवशेष एवं उनके मलादि, मल जो होते हैं, जो जंतुओं द्वारा मल त्याग किए जाते हैं, जैसे गोबर हो गए, तो वो मलादि मिलकर अपरद का निर्माण करते हैं। मलादि मिलकर अपरद का निर्माण करते हैं। जब आप जंगल में जाइएगा तो वहां पर अपरद की एक परत दिखेगी,
जब इन सब के साथ जैसे पेड़ पौधे के पत्ते गिरते हैं, वो जब थोड़ी सी आर्द्रता उनमें मिलती है, तो जो है वो आर्द्रता मिलने के बाद वो अपरद बन जाते हैं। तो इस तरह अपरद बनते हैं इन सब से, फूलों, पत्तों, तना, ये पेड़ पौधे के हो गए। जंतुओं में भी जो मृत अवशेष है जंतुओं के, जैसे मांस, हड्डी, ये सब, और उनके मलादि, जानवर के मलादि भी अपरद का निर्माण करते हैं। ये सभी अपरद कहलाते हैं। जो कहने का मतलब हुआ, सजीव के सभी भाग, मृत अवशेष हो चाहे मलादि हो, ये जब जमीन पर गिरते हैं तो थोड़ी सी आर्द्रता मिलने के बाद वो अपरद बन जाते हैं। और यही अपरद का धीरे धीरे 5 प्रक्रिया से तोड़ करके इनको पूर्णतः मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जो कि एक उर्वरक का काम करेंगे दूसरे पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं अगले नंबर। खंडन क्या है, इस प्रक्रिया में क्या होता है अपरद का? तो ये अपरद को खंडन प्रक्रिया किसके द्वारा, तो ये कौन करेगा खंडन? तो खंडन का काम करते हैं केचुआ, तो जिनको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं, अर्थवर्म। ठीक है, इसमें अपरद को केचुआ द्वारा भुरभुरा बनाया जाता है। आप मिट्टी में भुरभुरा सा परत देखे होंगे, वो अपरद ही है जिनको भुरभुरा बनाया जाता है। तथा कुछ अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ भी देते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ भी देते हैं, जो बहुत नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, जटिल नहीं होते हैं, उनको केचुआ तोड़ने में सक्षम होते हैं, तोड़ भी देते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाता है खंडन करना। पहले तो भुरभुरा बना करके थोड़े से सरल कर देते हैं और कुछ को पूर्णतः तोड़ भी देते हैं। तो ये प्रक्रिया खंडन हुआ। अब निछालन क्या है? तो निछालन प्रक्रिया होता है, इसमें केचुआ द्वारा तोड़े गए सरल अकार्बनिक तत्व, सरल अकार्बनिक तत्व जो जल में घुलनशील हो, जल के माध्यम से भू संस्तर में पहुंच जाते हैं। तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं और अपनी जगह पकड़ लेते हैं, जिनका उपयोग अगले पौधे द्वारा किया जा सकता है। तो निछालन में जो वैसे ही तत्व मिट्टी के संस्तर में पहुंचेंगे, अपने जगह पर पहुंचेंगे जो जल में घुलनशील हो और जो केचुआ द्वारा तोड़ दिए गए हो और जल में घुलनशील भी हो। तीसरा प्रक्रिया आता है अपचयन, मेटाबॉलिज्म। इस प्रक्रिया में अपचयन में ये करेगा कौन? तो ये करेगा कवक और जीवाणु। दो ही जो है अपघटन प्रक्रिया करने में सक्षम है। उनमें एक होता है कवक और दूसरा होता है जीवाणु। कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु। यहाँ अधिकांश अपरोध जो है इस यहाँ पर आकर के जो है सरल अकार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं। यहाँ अधिकांश अपरोध
सरल अकार्बनिक पदार्थ में, सरल अकार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं। तो ये एक कहा जा सकता है कि प्रमुख प्रक्रिया है जो कवक और जीवाणु द्वारा किया जाता है। इसीलिए कवक और जीवाणु को अपरदहारी कवक और जीवाणु को अपघटनकारी कहा जाता है, और यही मेन होता है अपघटनकर्ता। तो अपघटनकर्ता कवक और जीवाणु होते हैं, दो सूक्ष्म जीव है जो संभव है, और ये अपने एक एंजाइम छोड़ते हैं जिससे ये अपरद जो है सरल अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं, और पुनः ये एंजाइम इनके द्वारा खा भी लिया जाता है वापस, और इस प्रक्रिया से जो है ये एंजाइम भी बचा लेते हैं, और कुछ अपरद इनके द्वारा खाया भी जाता है क्योंकि इनको भी जीवित रहना है। अगला आते हैं, ये अगला आया ह्यूमसीकरण। अच्छा, इस प्रक्रिया में अगर आप देखिएगा ह्यूमसीकरण में, तो यहाँ जो अपरद बच जाते हैं कार्बनिक फॉर्म में ही या जटिल फॉर्म में ही, वो सरल फॉर्म में नहीं टूट पाते हैं। सरल फॉर्म कहने का क्या मतलब हुआ, तो देखिए जैसे ग्लूकोज हुआ C6H12O6, ये ग्लूकोज हुआ, तो अभी ये जटिल फॉर्म में है। यही कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, 6 कार्बन अलग हो गया, 12 हाइड्रोजन अलग हो गया, और फिर से 6 ऑक्सीजन, मतलब 12 ऑक्सीजन और 12 कार्बन अलग अलग हो, सॉरी 12 ऑक्सीजन नहीं है, अगर 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन अलग अलग हो गए तो इसका मतलब यह सरल रूप में आ गए। यहाँ पर ये जटिल रूप में है, बंधे हुए हैं एक दूसरे से, तो यही होता है सरल और जटिल रूप। तो अच्छा, इस प्रक्रिया में कुछ जो बहुत ही जटिल होते हैं वो बच जाते हैं, और इस तरह से ये मिट्टी में मिल जाते, मिट्टी में जो है एक गहरे रंग का पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो ये जटिल पदार्थ जो अपचयन के दौरान बच जाते हैं, एक गहरे रंग का पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं, यह जो ह्यूमस है कोलाइडल प्रकृति होने के कारण, पोषक के भंडार का काम करते हैं, पोषक के भंडार का कार्य करते हैं। तो आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि जिस मृदा में ह्यूमस होता है वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ होने का रीजन यहाँ पर है कि ये कोलाइडल प्रकृति के होते हैं, इसलिए पोषक के भंडार का कार्य करते हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। जिस मृदा में ह्यूमस हो, अच्छा ह्यूमस बनता कैसे है, इन 3 प्रक्रिया के बावजूद भी कुछ जो है जटिल रूप में ही बच जाते हैं जो मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अब पुनः जो है मिनरलाइजेशन प्रक्रिया में इनका जो अपचयन है बहुत ही दीर्घ काल में होता है, बहुत धीमा होता है। करेगा कौन, तो यही कवक और जीवाणु करेंगे। तो यही कवक जीवाणु दीर्घ काल में पुनः कवक और जीवाणु द्वारा लंबे समय में ह्यूमस का अपचयन करते हैं तथा इसे
सरल रूप में तोड़कर मृदा संस्तर में मिला देते हैं, मृदा संस्तर में मिला देते हैं और यह खनिज के रूप में मिट्टी में मिल जाती है, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम दिया गया है खनिजीकरण। तो यहाँ पर ये जो है अपरद बना और अपरद जो है इस 5 प्रक्रिया के द्वारा अपघटन होकर के पुनः मिट्टी में मिलता है। इस प्रक्रिया से पूर्ण अपघटन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसमें महत्वपूर्ण अपघटनकारी कौन है, तो कवक और जीवाणु। अच्छा, देख लीजिए कि प्राथमिक उपभोक्ता हो, शुरुआत करते हैं उत्पादक से, उत्पादक हो या प्राथमिक उपभोक्ता हो, प्राथमिक उत्पादक हो या प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक, यहाँ पर अपरद तो सब बनाते हैं। पूरे पर्यावरण में जितने जीव पाए जाते हैं, या जीव कहने का मतलब इसमें पेड़ पौधा भी आ गया और जंतु भी आ गया, सभी अपरद का निर्माण करते हैं और इन सब का अपघटन होता है। और इन अपघटन के बाद पुनः ये एक मृदा में उर्वरक मिलाते हैं और वही उर्वरक पुनः अगले चरण के लिए पुनः तैयार होते हैं और अगला पेड़ पौधा को वो पुनः मिलते हैं, जिससे वो अपना जैव भार बनाते हैं। तो इस तरह से पर्यावरण में एक साइकिल बनता है, निम्नीकरण का साइकिल, और इसे पोषण साइकिल कहते हैं, जिस पर पोषण साइकिल 4 पोषण साइकिल हमें पढ़ना है, जो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसमें महत्वपूर्ण हो जाता है सल्फर का साइकिल, फास्फोरस का साइकिल, कार्बन साइकिल और जल चक्र के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे ज्योग्राफी में, यहाँ पर भी फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 मिनरल इंपोर्टेंट थे जो जिनका अपघटन होता है और जो है पुनः ये एक साइकिल के रूप में चलते रहते हैं और ये पोषण साइकिल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इस तरह से अपरद का निर्माण होता है और इसका अपघटन होता है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स बच गए हैं। ये 5 प्रक्रिया समझने के बाद इसमें अब केचुआ को अपरदहारी कहा जाता है। कुछ पॉइंट्स, केचुआ को अपरदहारी कहा जाता है। अपरदहारी को अंग्रेजी में कहते हैं डेट्रीबोर्स। तो एक हो गया हर्बीवोर जो शाकाहारी है, कार्निवोर जो मांसाहारी है, और ओमनीवोर जो सर्वाहारी है, और ये है डेट्रीवोर जो अपरदहारी है, अपरद को खाते हैं। तो केचुआ को अपरदहारी कहा जाता है। तो प्रकृति में 4 बोर होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर और डेट्रीवोर। तो खाद्य श्रृंखला हमने 2 प्रकार के पढ़ा था। खाद्य श्रृंखला की अगर बात किया जाए, खाद्य श्रृंखला, तो एक हो गया चारण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, जिनके बारे में खाद्य श्रृंखला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है, चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग, जिसमें घास से कहानी शुरू होती है, घास और पेड़ पौधे से, और तृतीयक उपभोक्ता पर जाकर के बात खत्म होती है। और अपरदहारी हो गया डेट्राइट्स फूड चेन। इसमें अभी हम लोगों ने इसका फूड चेन देखा कि इसमें केचुए सबसे पहले आते हैं, फिर जो है कवक और जीवाणु आते हैं। तो कवक और जीवाणु को अपघटनकर्ता या मृतभक्षी कहा जाता है। ये 2 पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। ऊर्जा प्रवाह किसमें ज्यादा होता है, तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। स्थलीय परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो 10% का नियम कहता है, स्थलीय परितंत्र में ऊर्जा का ज्यादा प्रवाह
अपरद खाद्य श्रृंखला में होता है, चारण में नहीं होता है, क्योंकि मेन खाद्य श्रृंखला ये है, लेकिन फिर भी ऊर्जा का प्रवाह स्थलीय परितंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला में ज्यादा होता है, अपरद खाद्य श्रृंखला में होता है, चारण की अपेक्षा अपरद में ज्यादा होता है। जबकि जलीय परितंत्र में ऊर्जा का ज्यादा प्रवाह चारण खाद्य श्रृंखला में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहां पर कि अपघटन प्रक्रिया कुछ अन्य चीजों पर भी निर्भर करती है, कुछ अन्य चीजों पर भी निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर करती है? तो आपको पहला जानना है कि अगर अपरद लिग्निन और काइटिन से युक्त हो तो अपघटन प्रक्रिया धीमा चलती है, अपघटन प्रक्रिया धीमा चलती है। दूसरा बात, अगर अपरद जल विलेय तत्व, जल विलेय पदार्थ जैसे चीनी से युक्त हो तो अपरद प्रक्रिया तीव्र होती है। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं। अगर जलवायु नम का मतलब हुआ आर्द्र और गर्म हो तो नम या आर्द्र, दोनों ही बात, नम या आर्द्र और गर्म हो तो अपघटन प्रक्रिया तीव्र होती है। अगर जलवायु शुष्क और ठंडी हो तो अपघटन प्रक्रिया धीमा होती है, अपघटन प्रक्रिया धीमा होती है। जहां जैविक अपशिष्टों का भंडार जमा हो जाता है और यही जैविक अपशिष्ट जो है पेट्रोलियम और कोयला का स्रोत बनता है। अर्थात आप ज्यादातर ठंडे इलाके में ही देखिएगा कोयला और पेट्रोलियम का भंडार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम का भंडार जो है क्यों होता है ये भी थोड़ा सा समझ लिए, क्योंकि वहां पर जलवायु शुष्क और ठंडी है, इसलिए अपघटन प्रक्रिया धीमा होती है और धीमा होने के कारण ये जो अपरद है मतलब जैविक अपशिष्ट हो गया, इनके दीर्घ काल तक बने रहने के कारण ये धीरे धीरे मृदा संस्तर में नीचे चले जाते हैं और वहां पर दब करके कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हो जाता है। अगर जलवायु नम या आर्द्र और गर्म हो तो अपघटन प्रक्रिया तीव्र होती है। और अगर चीनी से युक्त हो, जल विलेय पदार्थ से युक्त हो, जल विलेय पदार्थ, जल में घुलने वाले पदार्थ से युक्त हो तो अपरद प्रक्रिया जो है अपघटन प्रक्रिया
तो अपघटन प्रक्रिया तीव्र होती है। अपघटन प्रक्रिया तीव्र होती है और ठीक है, और अगर लिग्निन निकोटीन से युक्त हो तो अपघटन प्रक्रिया धीमा होती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद ध्यान रखना है वो ये है कि अपघटन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मांग अधिक होती है। यहाँ ऑक्सीजन की बहुत अधिक मांग होती है, तो इसी कारण आपने एक पॉइंट नाम सुना होगा BOD। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग, जैविक ऑक्सीजन मांग, BOD। ये क्या है तो इसको थोड़ा सा समझिए कि जब पानी में जो ऑक्सीजन की मांग होती है उसे हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। पानी में ऑक्सीजन की मांग क्यों होती है? तो पानी में जो जीव रह रहे हैं उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, पेड़ पौधा के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, प्रकाश संश्लेषण जितने भी जीव है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। लेकिन जो जंतु रह रहे हैं उनको तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जैसे मछली हो गए तो मछली ऑक्सीजन लेते हैं तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। दूसरी बात कि जो वहां पर अपघटन की प्रक्रिया होती है उनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग ज्यादा हो, अगर ये कहा जाए कि पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मांग, ये BOD की मांग ज्यादा है, BOD की मांग ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब परितंत्र का विकास अच्छा है, मतलब वहां पर जीव जंतु की संख्या अधिक है, मतलब वहां विविधता ज्यादा है, और जितनी ज्यादा विविधता होगी तो वहां पर जो है ये अच्छा अस्थायी परितंत्र माना जाएगा। तो विविधता ज्यादा है, जीवों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां पर जो है जंतुओं की संख्या मतलब ज्यादा है, तो इसीलिए वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। चलिए ये बात समझ में आती है। अगर मान करके चलिए कि पानी में BOD की मांग अचानक बढ़ जाए तब क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर जो है, जहां पर आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है बात फंसाने वाला आता है, ये यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनता है BOD को लेकर के खास करके, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या एक सेकेंड, ठीक है। तो एक तो BOD की अचानक मांग बढ़ जाए, BOD की अचानक मांग बढ़ने का तात्पर्य है BOD की ऑक्सीजन की जो डिमांड अगर ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब है कि पानी में एल्गी जो शैवाल है, जो वहां पर प्रकाश संश्लेषक है, उसकी संख्या अचानक वृद्धि हो गई, और अचानक वृद्धि होने के कारण वहां पर अपघटन, अब जो अचानक वृद्धि हो गई शैवाल की संख्या में तो वो मरेंगे भी, और वो मरेंगे तो उनका अपघटन होगा, और अपघटन होगा इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की मांग अचानक से ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एल्गी बूम, और इस बूम के कारण जो अचानक इतनी संख्या में बढ़े
उनके साथ जो, चूंकि ये उत्पादक है, तो जब उत्पादक की संख्या बढ़ेगी तो प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या भी बढ़ेगी, अब प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या बढ़ेगी तो द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या बढ़ेगी। अचानक बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो गए। अब इतने सारे सवाल को खाने के लिए बहुत सारे प्राथमिक उपभोक्ता आ गए, लेकिन जब सारे सवाल मरेंगे एक साथ तो वहां पर क्या होगा, फिर धीरे धीरे प्राथमिक उपभोक्ता पर असर पड़ेगा, द्वितीयक पर पड़ेगा, और इस तरह से वो परितंत्र धीरे धीरे खराब होकर के नष्ट हो जाता है। और ये प्रक्रिया कहलाती है एल्गी बूम। अचानक, एल्गी मतलब शैवाल, तो इसका मतलब है एल्गी बूम। एल्गी बूम, शैवाल की संख्या में अचानक वृद्धि। जब शैवाल की संख्या में अचानक वृद्धि होगी। अच्छा, एल्गी बूम होता क्यों है? तो एल्गी बूम होता है नाइट्रोजन वृद्धि से। एल्गी बूम होता है नाइट्रोजन के अचानक वृद्धि होने से। नाइट्रोजन क्यों वृद्धि होता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जैव आवर्धन। अब इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन जो हम लोग, जैसे मान कर चलिए आपके गांव में तालाब होगा, उस तालाब में खेतों का पानी बहकर, जैसे अभी वर्षा हो रहा है, तो इस वर्षा में पानी ज्यादा होगा तो तालाब में पानी भर दिया जाएगा, खेतों से काट करके तालाब में पानी बहा दिया जाएगा। अभी धान की खेती हो रही है, आपने निश्चित रूप से खेतों में डीएपी मारा होगा। डीएपी में स्पष्ट लिखा होता है एनपीके डीएपी, और एन मतलब हुआ नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम। सबसे ज्यादा मात्रा किसका? तो नाइट्रोजन का। किसान अभी उतने शिक्षित हमारे देश में नहीं है कि जितने मांग हो डीएपी की उतने ही दे। कहीं कहीं बहुत अधिक मात्रा में डीएपी दे दिए गए, नाइट्रोजन की वहां पर जितनी मांग थी नहीं, वो नाइट्रोजन क्या होगा, मिट्टी में रहेंगे, और मिट्टी में रहने के साथ वो जब पानी आएगा तो पानी के साथ बह करके जाएंगे, पानी में पहुंचे, तालाब में, आपके गांव के तालाब में पहुंचे, वहां पर नाइट्रोजन पानी में वृद्धि हुई। अब इसी के साथ, नाइट्रोजन के वृद्धि के साथ ही शैवाल की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन, शैवाल को पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। जहां पर नाइट्रोजन बढ़ेंगे तो एल्गी भी बढ़ेंगे, शैवाल की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये शैवाल के बढ़ने के कारण वहां पर ये प्राथमिक उत्पादक हैं, तो इनके बढ़ने के कारण जो है बहुत सारे जीव तो बढ़े, पर इनकी अचानक मृत्यु भी, अपघटन की प्रक्रिया तीव्र हो गई, और अपघटन इतनी तेजी होने के लिए ऑक्सीजन की भारी डिमांड पड़ी। अब वो ऑक्सीजन की भारी डिमांड पड़ने के कारण अपघटन भी अपने तरफ ऑक्सीजन को खींच रहा है। पानी की एक क्षमता है, पानी एक क्षमता से अधिक ऑक्सीजन को अपने अंदर नहीं रख सकता है, उस क्षमता तक पानी ऑक्सीजन को लिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए मार हो रहा है किसके बीच में? अपघटनकर्ता के बीच में, और वहां पर जो जीव है वो, उनको भी जीना है, अपघटनकर्ता को भी अपघटन करना है। तो ऑक्सीजन की इस प्रक्रिया में इतने ज्यादा कंपटीशन हो जाते हैं कि वो परितंत्र इस कारण से भी नष्ट होते हैं। दूसरे कारण, प्राथमिक उपभोग जो उत्पादक है शैवाल के मृत्यु होना भी, जिसके कारण वो परितंत्र धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो बीओडी की और अचानक वृद्धि होने का मतलब है एल्गी बूम, और एल्गी बूम होता किससे है? नाइट्रोजन वृद्धि से। तो अचानक वृद्धि, बीओडी की मांग में अचानक वृद्धि का कारण होता है नाइट्रोजन की वृद्धि, जिसके कारण पानी में नाइट्रोजन बढ़ा, जिसके कारण एल्गी बूम हुआ। एल्गी बूम होने के कारण अपघटन की प्रक्रिया तेज हुई, और जिसके कारण ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ी। तो इसी को कहते हैं बीओडी की मांग। तो इस प्रक्रिया को शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो ये अपघटन प्रक्रिया इस तरह से कंप्लीट हुई। तो अपघटन होने के बाद दो परिभाषा बच जाते हैं, एक है जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रक्रिया का नाम है जैव निम्नीकरण। निम्नीकरण और अपघटन एक ही बात हुआ, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। देखिए, जैविक चीजों का अपघटन और अजैविक चीजों का अपघटन। तो जैव निम्नीकरण कौन करता है? कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु। जो पदार्थ या जो वस्तुएं कवक और जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाए उसे
जैव निम्नीकृत वस्तु कहते हैं, उसे जैव निम्नीकृत कहते हैं। और जो ना हो उसे अजैव निम्नीकृत कहते हैं, और जो ना हो उसे अजैव निम्नीकृत कहते हैं। तो कवक जीवाणु द्वारा सभी जैविक चीज अपघटित हो जाते हैं, परंतु कुछ चीजें हैं जो कवक जीवाणु नहीं कर सकते हैं अपघटित। एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्लास्टिक का। प्लास्टिक कवक और जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो ये किसके द्वारा होते हैं? तो ये ताप एवं दाब के कारण अपघटित होंगे। तो ये पृथ्वी के संस्तर में बहुत धीरे धीरे नीचे जाएंगे और वहां पर ताप और दाब के कारण वो जो है अपघटित होंगे। तो इनकी प्रक्रिया, अपघटन की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, लाखों वर्ष। इनके अपघटन में लाखों वर्ष का समय लगता है, जबकि यहाँ पर अपरद जो जैव निम्नीकृत होता है, इनको अपघटन में बहुत ही कम समय लगता है। जैव निम्नीकृत को बहुत कम समय लगता है, अजैव निम्नीकृत को बहुत अधिक समय लगता है। तो प्लास्टिक अजैव निम्नीकृत है, क्योंकि ये कवक जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। बाद बाकी जितने जीव हैं, अपरद हैं, जो जीव जितने सजीव है वो अपरद का निर्माण करते हैं, और अपरद कवक जीवाणु द्वारा निश्चित रूप से अपघटित होते हैं। तो जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत समझ गए होंगे। जो कवक जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाए जैव निम्नीकृत, जो नहीं हो अजैव निम्नीकृत। अजैव निम्नीकृत का एग्जाम्पल है प्लास्टिक, और इस तरह जितने बहुत सारे चीजें हैं जो अजैव निम्नीकरण का उदाहरण है। तो ये कवक और जीवाणु द्वारा नहीं होते हैं। कई और प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक ताप और दाब से जो है मतलब अपघटित होते हैं, और इनको लाखों वर्ष का समय लगता है इस प्रक्रिया में। इस तरह से जैव निम्नीकृत, अजैव निम्नीकृत। अगला जो हम लोगों का है वो है जैव आवर्धन। थोड़ा सा जैव आवर्धन, ये क्या है? ये है जीवों में अजैव निम्नीकृत चीजों का, जीवों में अजैव निम्नीकृत चीजों का भंडारण जैव आवर्धन कहलाता है। बीपीएससी टीआरई 1 में इनकी डायरेक्ट परिभाषा पूछी गई थी, आवर्धन कहलाता है। ये क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी हम लोग नाइट्रोजन पर बात किए, जैसे पानी में, खेतों में डीएपी छींटे जाते हैं, जो अगर सही मात्रा में ना हो तो ये जो है मिट्टी में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, और ये बहुत सारे पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जबरदस्ती देखिए, पेड़ पौधा, जो आप धान का खेत है जैसे, तो धान जड़ द्वारा परासरण की प्रक्रिया द्वारा चीजों को अपने अंदर सोखते हैं। परासरण प्रक्रिया में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाह होता है। बाहर अगर उच्च दाब हो, अंदर निम्न दाब हो, तो बाहर से अंदर की ओर बहेगी। अंदर उच्च दाब हो, बाहर निम्न दाब हो, तो अंदर से बाहर की ओर बहेगी। तो ये परासरण प्रक्रिया है। अगर बाहर नाइट्रोजन की संख्या बहुत ज्यादा है तो यहाँ उच्च दाब बन जाएगा, अंदर जो है निम्न दाब बना है तो नाइट्रोजन का फ्लो इधर की ओर होगा। अगर पौधा और बहुत नियंत्रित होते हैं, वो नियंत्रित मात्रा में ही चीजों को अपने अंदर लेते हैं। लेकिन अगर बाहरी से दबाव बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा बहुत अधिक मात्रा में अंदर जाएगा ही। और यही बात होती है जब बहुत अधिक मात्रा में जब छींटे जाते हैं खेतों में डीएपी, तो नाइट्रोजन या अन्य भी बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं इस तरह पौधों में जबरदस्ती चल जाते हैं। तो पौधा में अधिक मात्रा में जब जाएंगे तो पौधा उनको खर्च नहीं करते हैं, बल्कि उनमें जमा कर लेते हैं अपने आप में, अपने कहीं और फसल में, फल में या तना में जमा करके रखते हैं। ठीक, फल में रखे या तना में रखे। दूसरी बात कि वो पानी में बह करके चल गए, बाढ़ आया, पानी में बह कर गया, तालाब में कहीं और गया। अब तालाब में जानवर पानी पीने गए, जानवर या बकरी कोई भी तो पानी पीने गई जानवर में। और मानव को देखिए तो मानव सबसे शीर्षस्थ है,
धान की खेत से वो धान भी खा गया। तना अगर बकरी खाता है या आप भैंस को खिलाते हैं, तो जो पुआर के रूप में हम लोग खिलाते हैं भैंस को, तो वो पुआर के रूप में जब हम लोग भैंस को खिलाते हैं, तो उस वो जो नाइट्रोजन था और अन्य मिनरल था वो भैंस में गया या बकरी में गया। बकरी फिर मानव ही खाता है। तो मानव में देख लीजिए कि सिर्फ खेत धान खाने से नहीं गया, चावल खाने से नहीं गया, बल्कि बकरी खाया उसके माध्यम से भी गया। पानी के माध्यम, पानी में मछली है, मछली आप मार करके खाते हैं तो मछली के माध्यम से गया। तो हर तरफ से देखिए तो मानव में सबसे ज्यादा जैव आवर्धन होता है, और ये अजैव निम्नीकृत हमारे लिए बीमारी का जड़ बनता है। और अजैव निम्नीकृत पदार्थ हमारे शरीर में अपघटन भी नहीं होता है, और शरीर को, पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है, शरीर में बहुत सारे नुकसान पहुंचाता है। तो हर तरफ से जैव आवर्धन में मानव को ही नुकसान होता है। और सजीव तो ठीक है, पर मानव हर चीज को खाता है, और वो मानव के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। तो यही होता है जैव आवर्धन। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को खत्म किए आज। जो संरचना था, उत्पादक, ऊर्जा का प्रवाह और अपघटन, ये तीन हम लोग खत्म किए। कल हम लोग पोषण चक्र देखेंगे, जिसमें 4 चक्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और यही पोषण चक्र है जो अभी हम लोग 4 प्रक्रिया के माध्यम, 5 प्रक्रिया के माध्यम से देखे। इसमें जो तरह तरह के पोषण आते हैं, जो अलग अलग तोड़े जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, और इनका सर्कल कैसे बनता है, यही ये कहलाता है पोषण चक्र। तो कल के क्लास में उनको देखेंगे। फिर उनके क्लास में अभी हम लोग जो है बेसिक देख रहे थे, जो संरचना देख रहे थे। अब एक जीव से दूसरे जीव में जो संबंध है, वो 4-5 तरह के संबंध होते हैं। सहोपकारिता, स्पर्धा होते हैं, भक्षण होते हैं। तो ये 4-5 प्रकार के जो संबंध होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। और उनके बाद जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है खत्म होगा। उसके बाद हम लोग विविधता पर चर्चा कर लेंगे, और प्रदूषण पर चर्चा करके हम लोग इसको निपटाएंगे। तो आप लोग जो है ये बीपीएससी 17th के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाद बाकी अन्य एग्जाम में भी अब पर्यावरण से पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चन, खास करके पारिस्थितिकी तो सबसे इसका कोर टॉपिक है। तो कोर टॉपिक से तो कम से कम ये 2-3 लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनको कम से कम ध्यान रखिए, इन बातों को। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।